हाय नमस्कार। शुक्रवार का दिन और आज हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां से कल छोड़ा था हमने। मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स रिसर्च के द्वारा हमें लेने हैं। जो फोरसाइट में तो खैर पता नहीं है कि कौन सा होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है, तो उसका एक तरीका यही है कि आप 3 से 4 या मैक्सिमम 5-6 स्टॉक्स में इक्वल वेटेज में पैसा लगाएं और टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप आपका कन्विक्शन बढ़ता है कि कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। अच्छा परफॉर्म वही करेगा स्टॉक जिसका रिजल्ट्स क्वार्टरली अच्छे आएंगे, एनुअल रिपोर्ट्स अच्छी आएगी, कंपनी मैनेजमेंट ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेगी, परफॉर्म करेगी उसके ऊपर। और जिस कंपनी की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी ऑब्वियसली उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा नहीं करेगा। तो ये सब विथ टाइम होता है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा टाइम देना जरूरी होता है। आप जितना टाइम दोगे स्टॉक मार्केट में उतना आपके लिए अच्छा है अगर आपने सही स्टॉक पकड़ा है तो। और हाँ, अगर आपने गलत स्टॉक पकड़ा है तो आप जितना टाइम दोगे ज्यादा उतना आपके लिए खराब है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे पुरानी 2007-8 की इंफ्रा कंपनीज, लैंको इंफ्रा जो आपने नाम शायद सुना होगा, सुजलॉन 300-400 रुपया होती थी, आज 10-15 रुपया है। अनिल अंबानी के सारे शेयर्स जितने ज्यादा टाइम तक रख लिए उतने ज्यादा डुबो दिए लोगों को। और 2000 में 1999, 2095, 1999 में 2000 में जितने आईटी कंपनीज थी, कई सारी पुरानी कंपनीज जैसे डीएसक्यू बायोटेक, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, सिल्वर लाइन, पेंटामीडिया, एचएफसीएल, ग्लोबल टेली, ये सब कई सारी कंपनियां थी जिसमें लोगों ने जितना ज्यादा टाइम दिया उतना ज्यादा लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो सब फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज नहीं थी। अहेड ऑफ द टाइम उन्होंने रन कर लिया था स्टॉक प्राइस ने, तो उसमें बेटर यही होता है कि आप उसमें माल बेच करके निकल जाओ। आप उसमें जितना ज्यादा दिन तक रहोगे उतना आपका डिप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट नहीं होगा। और जो फंडामेंटली गुड कंपनीज थी जैसे हीरो मोटो, आप सन 2000 का प्राइस देखो तो शायद 10-20-25 रुपया होगा कॉर्पोरेट एक्शंस सबको एडजस्ट करने के बाद में। या रिलायंस इंडस्ट्रीज शायद कितने 15-20-25 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी थी। वो सब कंपनीज देखो, वो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनीज थी कि टाइम के साथ धीरे धीरे समय के साथ वो सब आगे ग्रो करती गई, बढ़ती गई, और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है। मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है, 17-18 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। हीरो मोटो कहां से कहां पहुंच गई है। तो वही बात है कि अगर आप टाइम देते हो अच्छे स्टॉक में तो वो अच्छा ग्रो करता है। अब रही बात अपने वापस पिछले टॉपिक की, मल्टी बैगर स्टॉक्स की, जो अपने डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स अगर हमने चुन लिए हैं तो फिर उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है। रिपीट करता हूं एक बार कि आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो 2 या 3 क्वार्टर के बाद में मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। 3 या 4 क्वार्टर के बाद में एक कम से कम एक ईयरली उसका प्रोस्पेक्टस देखना जरूरी है। कन्विक्शन टू होल्ड होना चाहिए आप में। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए कि आप उसके अंदर कैपिटल कितना एलोकेट करते हो, अपना टोटल पोर्टफोलियो का परसेंटेज कितना एलोकेट करते हो, वो बहुत मायने रखता है। अब इसके साथ आते हैं एक या दो बातें जो इसी टॉपिक को और आगे लेकर गई जाती है। कैपिटल तो चलो भाई हमने एलोकेट कर दिया, बड़ा कैपिटल लगा दिया, लेकिन अब बड़ा कैपिटल के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एक इन्वेस्टर के मन में, वो होता है डर, भय या खुशी, जिसे हम ओवरऑल कहते हैं इमोशंस। अब इमोशनल फैक्टर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मल्टी बैगर ग्रोथ की जर्नी में। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए आपने एक स्टॉक लिया, उसमें आपने 10,000 रुपए लगाए। 10,000 का 10 टाइम्स 1 लाख रुपया होता है। 1 लाख का 10 टाइम्स 10 लाख होते हैं। 10 लाख का 10 टाइम्स 1 करोड़ होता है। सिंपल बात है, सबको मालूम है। ठीक है। अब आपने एक स्टॉक में 10,000 रुपए लगाए, 10,000 का वो 1 लाख हो गया, आपको बहुत खुशी हुई।
10 टाइम्स हो गया। अपने कई फ्रेंड्स से चर्चा की, मेरा एक स्टॉक 10 गुना हो गया। लेकिन आपने कमाए कितने? 10,000 लगा के 1 लाख रुपए की आपने 90,000 रुपए कमाए। 90,000 का एक आईफोन ले लिया। आप क्या कैपिटल बना पाए? नहीं बना पाए, राइट। अच्छा, उससे पहले एक बात और कि अगर जब वो एक स्टॉक 10 गुना होता है तो एक सीधा लाइन में नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता 10 गुना। उसको कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे, कई बार वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में। 10 का 40 होगा, 40 का फिर 25 होगा, 25 का 55 हुआ, 55 का 40 हुआ, 40 का वापस 80, 80 का वापस 30, 30 से 60, 60 से 50, 50 से फिर 100। तो वो बहुत बार वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, और ये सब होता है एक टाइम पीरियड के साथ। आपका 10 गुना, आप लकी हो तो आपको साल, 2 साल, 3 साल में मिल जाता है। अदरवाइज आपको मान के चलो कि 5-10 साल हो सकता है लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत पेशेंस का गेम है। स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है, आपका 4-5 साल पैसा नहीं बनेगा, और हो सकता है आपका 1 साल में पैसा बन गया। अब जब आपका 10,000 का माल 40,000 होगा, ठीक है यार, आपको क्योंकि 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना 40,000 से पड़ता है। 40 का 20 भी हो जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा ठीक है यार, 40 का 20 हो गया, क्या फर्क पड़ता है, 20,000 रुपए से मेरे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कैपिटल एलोकेशन कम किया है बोल के आपको इतना फर्क नहीं पड़ा। 10,000 का 40 हो गया, 40 का 20 हुआ, फिर 20 का 80 हुआ, 80 का 60 हुआ। इस तरह से आप 100 की जर्नी तक पहुंच गए। 10,000 का 1 लाख हो गया, आप खुश हो। नाउ इमेजिन द सेकेंड फैक्टर, आपने 1 लाख रुपए लगाए। अब 1 लाख का 5 लाख जब हो जाता है, 5 के बाद 3 होता है, तब थोड़ा फर्क पड़ता है हल्का सा। एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास को थोड़ा कि यार उस समय बेच देना चाहिए था। देख, पता ही था स्टॉक मार्केट तो ऐसा है, वापस नीचे आता ही है। कई सारी कहानी आ जाती है, फ्रेंड्स, भाई, बंधु, सखा सब कहने लगते हैं कि भाई बेच देना चाहिए था, तेरे को तो बोला था, ऐसा वैसा, कई सारी कहानियां होती है। तो आप भी सोचते हो इस बार तो 5 लाख हुआ है, 5 लाख का 3 लाख हो गया, 3 लाख का इस बार 5 लाख होते ही पक्का ही बेच दूंगा। 4.5 होते ही आप बेच के निकल जाते हो, या 5.5 तक रख लिया, मान लिया 6 तक रख लिया, 6 में भी नहीं बेचा, कोई लालच आ गया, 6 के बाद वापस से 4 हो गया, आपको फिर लगेगा उफ, सेकंड टाइम बीत चुक गया, इस बार तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, 5.5 आते आते निकालूंगा। नेक्स्ट टाइम आपने 5.5 आते आते निकाला, वो विद इन 1 ईयर 10 हो गया। तब आपको ये अफसोस हो जाता है कि अरे मैंने जल्दी बेच दिया। देख, बेचो तो मुश्किल, नहीं बेचो तो मुश्किल, कहने का मतलब यही हुआ। तो इमोशनल फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो डिपेंड करता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके कैपिटल एलोकेशन पर। जितना कम कैपिटल एलोकेशन, इमोशनल फैक्टर उतना कम। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 लाख। आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं एक स्टॉक में, एक स्टॉक में 10 लाख रुपए। गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, और फील कीजिएगा, लाइक जेन्युइनली 10 लाख रुपए लगाए, 10 का 40 लाख रुपया हो गया, आप बहुत खुश हो। सपने देखते हो कि यार मेरा जो 3 BHK फ्लैट लेने वाला हूं उसके अंदर 30 लाख का ये भी इनपुट कर दूंगा, और यह हो सकता है एक बड़ा फ्लैट ले लूंगा। 40 का जब 20 हो जाता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जब अपने हजारों या लाखों में सैकड़ों या हजारों में कर रहे थे। तब आप सोचते हो कि ये 20 का इस बार तो 30 लाख रुपए होगा तो मैं तो बेच के निकल जाऊंगा। दुनिया जहान, माँ बाप, भाई बहन सब आपको बोलने लगते हैं क्या कर रहा है भाई, ये गलती क्यों कर रहा है। अच्छा, बीच में एक बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट कभी भी 4 जन से, घर परिवार वालों से ज्ञान लेकर के नहीं होता है। स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में कुछ भी बातें या इस तरह से कुछ भी एडवाइस, ये बहुत सारी बातें डाइनिंग टेबल पे नहीं होती है। ये आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, खुद का दिमाग होना चाहिए, अदरवाइज, और या फिर आप एक रिसर्च एडवाइजर से एडवाइस लो और तभी आप उसके ऊपर फॉलो करो। क्योंकि रिसर्च स्टॉक मार्केट में बहुत बार आपको अफसोस स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम वैसे अफसोस है, अफसोस मार्केट है। तो जब 40 लाख रुपए हो जाता है तब आप सोचते हो कि यार इस बार तो 40 से 20 हो गया, तो इस बार सोचोगे इस बार तो 35 आते आते मैं बेच दूंगा। फिर 35 का 70 जाता है, 70 का वापस 50 आया, धीरे धीरे 10 लाख का 1 करोड़ होने में टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है इमोशंस आपको मैनेज करने पड़ेंगे। ये मान के चलना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में आएगी। तो आप अपने आप को सबसे पहले पहचानो कि आप स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को ग्रैब कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने इमोशंस के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ। अगर हां तो आगे बढ़ो, अगर ना
तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप एक पहले से माइंडसेट टाइम फ्रेम कर लो कि मेरे को इस भाव में आने से बेच देना है, जो नॉर्मली मैं आपको बताता हूं 100 में से 98 लोग करके रखते हैं कि सब के सब स्टॉक मार्केट में प्राइस देखते हैं, उसकी वैल्यू नहीं देखते। स्टॉक की, एक बिजनेस की वैल्यू नहीं देखते, उसकी प्राइस देखते हैं। 100 में लिया है, मेरा टारगेट है 250 का, 250 आ भी जाता है, वो बेच भी देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। वो उसके बाद वो 250 का माल 2500 हो जाता है या 25,000 हो जाता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा और शायद वो ईयर्स भी आसपास में बताऊंगा, तो आप मनी कंट्रोल में जाके देख सकते हैं कि इस तरह से हुआ है। कई सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा। तो स्टॉक को स्टॉक प्राइस के हिसाब से मत बेचो। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, शुरू वाले 3 पॉइंट्स के बाद में चौथा पॉइंट है इमोशंस, और जो 5वां पॉइंट है वो है स्टॉक बेचना कब है। एक मल्टीबैगर स्टॉक को कब बेचना है। मैं 100 का माल 250 में बेच दूं जो मेरा प्री डिसाइडेड है, या फिर वेट करूं, और अगर वेट करूं तो कितना वेट करूं। कौन मुझे बताएगा कि भाई अब बेचना है। मैं वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब पर, मैं तो नहीं बताने जाऊंगा कि भाई आपको अब बेचना है। मेरे को पता भी नहीं होगा कि आपके पास कौन सा स्टॉक है, कौन सा नहीं है। कैसे पता करें? एक लेमैन इन्वेस्टर कैसे पता करे कि स्टॉक को कब बेचना है। आप एक कोई धंधा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप सब जगह बिजी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी इतनी रिसर्च, इतनी स्टडी करेगा। एक बैलेंस शीट देखना या फंडामेंटल रिपोर्ट्स और देखना, एनुअल रिपोर्ट्स और देखना, वो शायद एक पॉसिबल नहीं है, जायज भी नहीं है कि इतना सब कुछ कर सके। तो स्टॉक को बेचना कब है, इसका भी एक सिंपल फंडा है। सबसे पहले तो आपको अपना इमोशंस पे कंट्रोल करना है, भाव नहीं देखना है, कंपनी का फंडामेंटल्स को देखना है। स्टॉक हमें तब बेचना है जब कंपनी फंडामेंटल वाइज डिग्रोथ करने लगे, या उसकी मैनेजमेंट का जो बोल रहे हैं वो इन फ्यूचर करके नहीं दिखा रहे। मैनेजमेंट डिस्कशंस में और इंस्टीट्यूशंस के साथ डिस्कशंस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ वैसी दे नहीं रहे हैं जैसी वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं। या तब जब कंपनी कई सारे दूसरे नए बिजनेसेस में जा रही है जहां पर उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। अब यहां पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बोलो तो वो कई सारे बिजनेस में जा सकती है, वो एक्सपर्टीज खरीद भी सकती है, लेकिन और जो कई सारी मिड कैप कंपनीज है, अगर अपने जो एक आम इन्वेस्टर जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो सब कंपनीज कई सारे ऐसे सेक्टर्स में जा रही है जहां पर उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो आपको बेचना तब है जब आप 1, 2, 3 क्वार्टर का रिजल्ट्स आए, ए कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं करे जैसा उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था, बी कंपनी में बहुत सारे अंदर के एक दूसरे की इनर कंपनीज के साथ में फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो, सी कोई रेड फ्लैग्स हो कि कंपनी दूसरे फील्ड में जा रही है जहां पर उनका बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप एक रिपोर्ट्स आने के बाद में डिसाइड करते हो। फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिसाइड करते हो कि इसको रखना है या नहीं। अब इस चक्कर में क्या होता है कि शेयर्स का भाव वो नहीं रहता जो पहले था। तब आपके मन में अफसोस होगा कि यार रिजल्ट आने के बाद तो पहले तो 1000 रुपया था, अभी तो 800 हो गया है। तो भैया ये मान के चलो कि स्टॉक मार्केट में आपको ऊपर से 20% देना है, ना कि नीचे बेचने के बाद 200, 500, 1000% गंवा देने हैं। पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, मैं वापस से बोलता हूं, ऊपर से 20% देना ज्यादा बढ़िया है कंपेयर टू नीचे बेचने के बाद, प्राइस एक्शन देखने के बाद ऊपर के जो लेवल्स आने वाले हैं उनको मिस कर जाना। एग्जांपल देता हूं, एक बहुत अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं। 2004-5 में शायद सोलर एक्सप्लोसिव्स, अभी सोलर इंडस्ट्रीज नाम होगा कंपनी का, वो कंपनी का आईपीओ आया था। शायद 120-25 रुपए का भाव होगा, मेरे को ठीक से याद नहीं है। 2005-6 में आया होगा। मार्केट कैप कितनी 1000-1500 करोड़ रही होगी या 700-800 करोड़ रही होगी। मैंने वो शेयर्स लिए थे 150-55 के भाव में, नीचे में आ गए 90-95-100 रुपए। उस समय तो सिर्फ स्टॉक्स का भाव देखते थे कि यार भाव 150 में लेना है, 170-80 में बेचना है, अपना महीना 2 महीना का कमाई हो गया, इस तरह से।
तो 150 के बाद जब नीचे में 100 रुपए 90 95 रुपए आ गए तो बहुत तकलीफ हुई कि यार ऊपर गया भी था, थोड़ा बहुत पहले बेच देना चाहिए था, ये वो बेचे नहीं। आज की डेट में सोलर एक्सप्लोसिव का भाव शायद 3500-4000 रुपए के करीब होगा। उसमें कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं, लाइक स्प्लिट हुआ है, बोनस दिए है, तो सबको एडजस्ट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, वो 100 रुपए का स्टॉक आज तकरीबन 3.5 7 14 शायद 15-20 हजार रुपया पर शेयर का भाव होगा एडजस्टमेंट करने के बाद में, और मार्केट कैप 25-30 हजार करोड़ हो गई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जो 500-700 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी थी वो 25-30-40 गुना बढ़ चुकी है। अब अगर मैंने पहले ही 100-150 में लेकर के माल, मैं प्री डिसाइडेड रहता कि 100-150 में लिया हूं, मेरे को 300 में बेचना है, चलो 500 में बेचना है, अरे बहुत लालच आ गया भाई 700 में बेचना है, बिक जाता हूं माल 700 में, 1000 में। और अगर मैं प्री डिसाइडेड नहीं हूं, मैं सेकंड कैलकुलेशन से सोचूं कि मुझे कंपनी के रिजल्ट्स देखने हैं, ओवरऑल मार्केट का व्यू देखना है, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने हैं, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड है, मार्केट पूरा खराब है, उसमें आपकी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अगर अच्छा है, सारा मार्केट बढ़ रहा है, उसमें अगर आपकी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो प्रॉब्लम है आपकी कंपनी के साथ, फिर आपको एक्शन लेना है। तो अगर आपकी कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली अच्छा नहीं आता है, लगातार 3 4 5 क्वार्टर, तब आपको एक्शन लेना है। ऑब्वियसली तब तक क्या होगा, आपका 500 का शेयर्स 350 आ चुका होगा, लेकिन फिर भी ऐसा सोचिए, आपने 100 में लिया, आप 500 में नहीं बेच सके, आप 350 में बेच के निकले, ऊपर से कितना गया 30% आपको ऊपर से लॉस हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 100 का फिर भी 350 में शेयर्स बेचा, 3.5 गुना आपने उसमें कमाया। लेकिन आपने एक प्रिंसिपल फॉलो किया कि मैं कंपनी को तब बेचूंगा जब वो कंपनी डी ग्रोथ कर रही है या उसका फंडामेंटल वीक हो रहा, ना कि तब बेच रहा हूं जब उसका प्राइस ऊपर चला गया, हाँ मैंने सोचा था ये प्राइस। तो बेसिकली आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनोगे जब आप वैल्यू देखना शुरू करोगे, ना कि प्राइस। अब ये कंपनी जो सोलर एक्सप्लोसिव, मैंने तो बहुत जल्दी बेच दी। अगर मैं यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिस्टम फॉलो करता तो मैं कब बेचता, शायद अभी तक मेरे पास होते, यू नेवर नो। क्योंकि कंपनी आप 2005 का जब से उसका आईपीओ आया तब से आज 2023 18 साल के अंदर आप देखो नॉन स्टॉप अच्छी परफॉर्म कर रही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, व्यूज पूरे एंटरटेनमेंट और इलस्ट्रेटिव है और एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। आप इसको सोलर इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन के तौर पर न लीजिएगा। मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता, ये सिर्फ अपने एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लगातार 17-18 साल तक। कंपनी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में है, वन ऑफ इट्स काइंड है, शायद इंडिया में तो एक वो है और एक प्रीमियर एक्सप्लोसिव होगी जो एक्सप्लोजन्स में काम आती है। इंडियन गवर्नमेंट्स को भी इसका बहुत चंक ऑर्डर रहता है हर समय, उनके लिए भी वो काफी सारे डिफेंस सेक्टर में माल प्रोवाइड करती है। आप देखिएगा कंपनी काफी अच्छी है और लेकिन एक्सपेंसिव है। तो ये एक हुआ एग्जांपल कि आपको बेचना कब है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखोगे कि कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे अब मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल और रामदेव ओसवाल की, उन्होंने अपने सबसे बड़ा पैसा स्टार्टिंग का ब्रोकिंग बिजनेस तो था ही, उसके अलावा उन्होंने अपना पर्सनल लेवल पे सबसे बड़ा पैसा कमाया हीरो मोटो में। 90s से उनके पास हीरो मोटोस थे, हीरो मोटो के शेयर्स शायद 10 20 25 50 रुपए के रहे होंगे। तो उनका पोर्टफोलियो लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं बढ़ा। उनकी सबसे प्लस पॉइंट क्या थी जो 99% आम निवेशक में नहीं होता है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ग्रिप में रखना, एक फोरसाइट होना कि मेरा स्टॉक, ये मेरी कंपनी जो आज इस मार्केट कैप में मिल रही है, ये एक्चुअली इसका मार्केट कैप नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा कन्विक्शन है कि ये कंपनी बहुत आगे तक जाएगी, मैनेजमेंट बहुत रोबस्ट है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो उन्होंने शेयर्स हर समय अपने डीपी में रखा, बेचा नहीं, इनफैक्ट और ऐड करते गए। जब टेक बूम था
कई सारे जैसे पेंटा मीडिया, सिल्वरलाइन, डीएसक्यू, बहुत सारे स्टॉक्स जब 10-10 रुपए का माल 2-2 हजार रुपए हो गए थे, हीरो मोटो को कोई नहीं पूछ रहा था। आप उस समय का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना 10, 20, 50 रुपए रहा होगा, 10, 20, 25, 30 रुपए ऐसे, और वॉल्यूम भी बहुत कम होते हैं, कोई पूछ ही नहीं रहे हैं। तो दैट डजंट मीन्स कि कंपनी खराब है। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये लागू होता है कि आज अगर बहुत सारे अभी पेनी स्टॉक्स और जंक स्टॉक्स भी काफी सारे चलने लगे हैं, दैट डजंट मीन्स कि जो कंपनीज नहीं चल रही है वो खराब है। अभी उनका टाइम नहीं आया है। अभी इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स, उनका ध्यान नहीं है, इंस्टीट्यूशंस का ध्यान नहीं है। लेकिन जब उनका टाइम आएगा, जब मार्केट को अवेयरनेस होगी कि इस कंपनी में ग्रोथ है, तो देयर इज नो स्टॉप, फिर वो रुकेगा नहीं वो शेयर्स। तो हीरो मोटो के बारे में बता रहा था मोतीलाल ओसवाल सर और रामदेव अग्रवाल सर, उनका स्टॉक नॉन स्टॉप अच्छा परफॉर्म किया, और आज की डेट में अगर मार्केट कैप देखा जाए तो शायद 100 गुना या उससे भी ज्यादा हो गया, तो यू नेवर नो। और उन्होंने उस एक स्टॉक से शायद हजारों करोड़ कमाए होंगे शायद, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि उनका एक कई ग्राफ दिखाता है कि कैसे पोर्टफोलियो उनका अप्स एंड डाउन्स होता है। तो यही इमोशंस आपको कंट्रोल में रखना जरूरी है कि जब पोर्टफोलियो अप्स एंड डाउन्स होता है तो आपको चुप मार के बैठना है। उनका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 5 गया, 5 का 3 आया, 3 का 7 गया, 7 का वापिस 4 आया, 4 का 12, 12 का 10, 10 का 25, 25 का 18 है। अब आप में ये स्ट्रेंथ, ये पावर होनी चाहिए कि आप इस वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सको, इसमें रिएक्ट न करो। अगर आपकी कंपनी अच्छी है और मार्केट की वजह से अगर वो अंडर परफॉर्म या वॉलेटाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शांति से लेके बैठ सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आयशर मोटर, अभी उसका दाम शायद 3500 रुपया है, लेकिन कॉर्पोरेट एक्शंस और के हिसाब से देखेंगे तो शायद 35,000 या 40,000 का भाव हो जाएगा अगर अपने 10 रुपए का शेयर वैल्यू पकड़े, फेस वैल्यू पकड़े। 2009 में मैंने लिया था, ये एकदम फैक्ट एग्जांपल है। 2009 में, आप 2003-4 से 2009 तक यू वोंट बिलीव, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं थी। शेयर्स का भाव था तकरीबन 250 के आसपास, 250 रुपए के आसपास शेयर्स का भाव था, वही 150, 250 इसी रेंज में चलता था 5-6 साल तक लगातार। आई वॉज लकी कि मैंने एकदम राइट मोमेंट पर लिया, बट आई वॉज नॉट सो लकी कि मैं उसको रख पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कन्विक्शन नहीं था। रिसर्च थोड़ी बहुत की थी, हाँ भाई एनफील्ड बनाती है जो, जिसका बहुत अच्छा मार्केट है और आगे भी मार्केट ग्रो करेगा। हमारे यहाँ पर तो जितने पुलिस वाले हैं सब एनफील्ड ही चलाते हैं, रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी लगती है रॉयल एनफील्ड। तो एक मेरा भांजा भी लिया रॉयल एनफील्ड, 18 साल का है, वजन 60 किलो है और रॉयल एनफील्ड चलाता है। चलिए और बात है। तो 250 का शेयर नीचे में बिका 180-90 मेरे लेने के बाद, फिर 250, 350 आया, 400, 450, 500 तक मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा गया। अभी तो डबल हुआ है, रुक जाते 600, 700 बहुत हो गया भाई। जो यार दोस्त थे मेरे, कुछ एक है जो स्टॉक मार्केट में है, अरे बेच, ये तो वापस नीचे चला जाएगा, मुंह ताकता रहेगा, ट्रेडिंग कर, ट्रेडिंग करना जरूरी है, स्टॉक मार्केट में हलचल नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनेगा, ये वो 50 तरह के ज्ञान। अब मैं भी भावनाओं में बह गया, माल बेच दिया। आप 2009 से 2015-16 का आयशर मोटर का अगर आप चार्ट निकालते हो, चार्ट लिंक में या नॉर्मल ऐसे भी आप गूगल में सर्च करके निकालो, उस कंपनी ने कभी भी मार्केट को ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं किया। पहली बात, 10 या 15% से नीचे ज्यादा एक बार में कभी टूटा नहीं। 2008 की मंदी के बाद बता रहा हूं, 2009 से बता रहा हूं। नॉन स्टॉप अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने, और स्टॉक प्राइस 250 का शेयर, आप कितना सोच सकते हो कितना गया होगा? 250 के बाद 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 35,000, 32-35 हजार शेयर, 32-35 हजार रुपया पर शेयर वो बिका है, मात्र 250 रुपया का शेयर, और वो भी सिर्फ 7 साल के पीरियड में। तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन करता जो मैंने किया कि 200-250 में लिए, 500-700 में बेच दिए, ये हुआ मेरा सिर्फ प्राइस पे फोकस करने का एक्शन, विच इज टोटली रॉन्ग। एक वैल्यू इन्वेस्टर को कभी भी ये नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं सेकंड ऑप्शन करता, जो कि है कि मेरे को वैल्यू देखना है,
फ्यूचर की ग्रोथ देखनी है, कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है हर क्वार्टर के साथ, हर साल के साथ में कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर मेरे को वो देखना है। मेरे को रेवेन्यू देखनी है, मेरे को सेल्स कितनी आ रही है, उसकी मार्जिन क्या है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है, पैट क्या है, वो सब देखना है। अगर शायद मैं उस समय वो सब पे फोकस करता तो मैं वो शेयर्स, हाँ 700-750 में नहीं बेचता, तो हो सकता है, लेकिन 7-8 हजार रुपए तक रख लेता, या 8-10 हजार तक भी रख लेता, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि उस कंपनी ने ज्यादातर बार अंडर परफॉर्म मार्केट को किया ही नहीं, और ज्यादा ड्रॉ डाउन बहुत रेयर इंस्टेंसेस में कभी दिखाया मार्केट के साथ, अदरवाइज मार्केट के साथ उतना डाउन साइड आई नहीं उस कंपनी में। तो हाँ, ये हुई एक पर्टिकुलर कंपनीज और स्टॉक्स की बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है, तो हमने लास्ट वीडियो में जो 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उनके अलावा ये 1-2 पॉइंट्स अपने आप में और देखने हैं, अपने आप को और जागरूक करना है कि क्या वाकई में आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो। अगर हां, तो स्टॉक मार्केट से अच्छी कोई जगह नहीं है, और अगर ना, तो बैंक एफडी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट भी है, आप वो सब भी लगा सकते हो। तो स्टॉक मार्केट शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें तो वॉलेटिलिटी तो इट्स पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते हो, वो तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी टाइम में 10-15% तो मामूली बात है, हर 2 या 3 साल के अंदर में 30% ड्रॉडाउन भी मामूली बात है, और हर 10 साल में 40-50% भी कोई बड़ी बात नहीं है, 50-60% भी एक अच्छे से अच्छे स्टॉक में भी कोई बड़ी बात नहीं है। एप्पल ने ये टाइम देखा है, अमेजोन ने देखा है, टेस्ला ने देखा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कंपनी बढ़िया है, तो विथ टाइम उसमें ग्रोथ ऐसी आएगी कि वो सब कवर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली अगर आप अपना CAGR देखोगे तो वो हर एसेट क्लास को बीट करेगा, इन्फ्लेशन को, एफडी, सभी को बीट कर देगा, हाँ बीट करेगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो रही है, लेकिन स्टॉक्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम धीरे धीरे स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बात करेंगे, एंटरटेनमेंट के हिसाब से बात करेंगे, रिसर्च के हिसाब से नहीं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो बात करेंगे, देखते हैं क्या।